हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम मेडिकल इंपॉर्टेंस वाले बैक्टीरियाज़ के बारे में पढ़ रहे थे। वैसे बैक्टीरियाज़ जो कि किसी भी टाइप का डिजीज़ कॉज कर सकते हैं, पैथोजेनिक होते हैं, उन बैक्टीरियाज़ के बारे में हम स्टडी कर रहे थे। और इस स्टडी के दौरान हमने माइक्रोकोकस और स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया के बारे में पढ़ लिया था। दोनों के दोनों ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया थे, राउंड शेप के बैक्टीरिया थे। आज के वीडियो में हम फिर एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रेप्टोकोकस के बारे में अगर हम देखें तो इसके पहले हमने माइक्रोकोकस और स्टेफाइलोकोकस देखा। दोनों पैथोजेनिक थे, राउंड शेप थे। राउंड शेप ये भी हैं और ये भी ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। इसके पहले भी जो दो हमने पढ़े वो दोनों भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया थे। मतलब ग्राम स्टेनिंग अगर करेंगे तो क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन जो है वो ये गेन कर लेंगे या अडेप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो क्रिस्टल वॉयलेट से ये वायलेट कलर के शो होंगे ग्राम पॉजिटिव स्टेनिंग में। तो ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। कोकस यहाँ पे बोला गया है, प्लूरल फॉर्म में अगर बोला जाए या सिंगुलर फॉर्म में बोला जाए तो कोकाई होगा। कोकस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो है स्टेफाइलो अगर कोकाई बोलें तो ये जो है चेन के रूप में बनते हैं, चेन फॉर्म में आते हैं। मतलब कि इनका जो डिवीज़न होता है वो एक एक्सिस पे डिवीज़न होता रहता है, तो ये चेन के फॉर्म में बढ़ते जाते हैं। अब इसके आगे अपन देखते हैं कि साइज़ जो है वो 0.5 से 1 माइक्रोमीटर की साइज़ है। ग्राम पॉजिटिव 0.5 से 1 माइक्रोमीटर की साइज़ है। ये जो है नॉन मोटाइल बैक्टीरिया होंगे और स्पोर्स का फॉर्मेशन भी नहीं करेंगे। ये जो हैं नॉन मोटाइल होंगे और डू नॉट फॉर्म स्पोर्स, किसी भी टाइप के स्पोर का फॉर्मेशन नहीं करेंगे, स्ट्रेप्टोकोकस। उसके आगे अपन देखते हैं इनका जो डिवीज़न है वो डिवीज़न एक सिंगल एक्सिस में होता है। मतलब डिवीज़न जो है एक सिंगल एक्सिस में होता रहता है, जिस कारण से ये चेन के रूप में दिखाई देते हैं, जिस कारण से ये चेन के रूप में, रस्सी के रूप में इस तरह से दिखाई देंगे। तो सिंगल डिवीज़न होता है एक एक्सिस में। सो यहाँ पे आप लिखो डिवीज़न टेक्स प्लेस इन अ सिंगल एक्सिस। डिवीज़न ऑकर्स इन अ या टेक्स प्लेस इन अ सिंगल एक्सिस, ठीक है। एक सिंगल एक्सिस पे डिवीज़न होगा तो ये जब ग्रो करेंगे तो ये चेन के फॉर्म में ग्रो करेंगे, ठीक है। डिवीज़न टेक्स प्लेस इन अ सिंगल एक्सिस, सो व्हेन दे ग्रो एज चेन और पेयर फॉर्म, एज दे grow as they grow they tend to form pairs or chain। और चेन फॉर्म में या पेयर फॉर्म में इस तरह से ये ग्रो करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये इसी में लिख लेता हूँ, may appear bend और twisted। अब लंबी चेन होगी तो वो मुड़ी हुई भी दिख सकती है, ट्विस्टेड भी दिख सकती है, ठीक है। सो डिवीज़न जो है सिंगल एक्सिस में होगा, जिस कारण से ये जो ग्रो करेंगे वो पेयर में या चेन में ग्रो करेंगे, चेन के फॉर्म में दिखेंगे। और जो लंबी चेन अगर होगी तो वो बेंड रूप में दिखेगी, मतलब कर्व्ड दिखेगी, मुड़ी हुई दिखेगी या फिर ट्विस्टेड दिखेगी। उसके आगे अपन देखते हैं दे आर कैटालेज नेगेटिव। इसके पहले जो दो बैक्टीरियाज देखे उसमें कैटालेज एंजाइम प्रेजेंट था। यहाँ पे दे आर कैटालेज नेगेटिव, मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ये वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट नहीं करेंगे। कैटालेज क्या करता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है, पर ये नहीं करेंगे क्योंकि ये कैटालेज नेगेटिव है। उसके आगे अपन देखते हैं दे आर
फैकल्टेटिव एनएरोब्स। फैकल्टेटिव एनएरोब्स बोलने का मतलब वैसे बैक्टीरिया या फिर वैसे ऑर्गेनिज्म जो नॉर्मली जब ऑक्सीजन रहता है तब तो वो एटीपी एरोबिक रूप से बनाते हैं, पर जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी रहती है, ऑक्सीजन कम रहता है, तब वो एनारोबिक रूप से भी फर्मेंटेशन करके लैक्टिक एसिड बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो है एरोबिक कंडीशन जब रहेगी तब तो एटीपी बनाएंगे ऑक्सीजन के साथ, बट अगर जब नहीं रहेगी, क्या कहते हैं, ऑक्सीजन नहीं रहेगा, तब भी इनके पास कैपेबिलिटी है कि विदाउट ऑक्सीजन ये रेस्पिरेशन अपना कर सकते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लैक्टिक एसिड। ठीक है, उसके आगे अपन देखते हैं, नेक्स्ट अपन देखते हैं कि लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं कुछ इनके जो क्लासिफिकेशन हुई है थोड़ी उसके बारे में। ये आपने लिख लिया, आई होप कि लिख लिया होगा, तो आप इसको मैं मिटा रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लिया हो आपने तो। कौन से अब हीमोलाइसिस की कैपेबिलिटी के आधार पे स्ट्रेप्टोकोकस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, हीमोलाइसिस की कैपेबिलिटी के आधार पे, हीमोलाइसिस मतलब आरबीसी का ब्रेकडाउन या फिर डिस्ट्रक्शन, इसको बोलते हैं हीमोलाइसिस। तो हीमोलाइसिस के आधार पे इनको 3 टाइप पे डिवाइड किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ हीमोलाइसिस। अब यहाँ पे 3 पार्ट्स में, 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं, अल्फ़ा, बीटा और गामा। अल्फ़ा, बीटा, गामा, अल्फ़ा हीमोलाइसिस या बीटा हीमोलाइसिस या गामा हीमोलाइसिस, इन तीनों के बारे में। अल्फ़ा हीमोलाइसिस मतलब, अब यहाँ पे इसको जो है ना पार्शियल हीमोलाइसिस भी बोला जाता है, या फिर इसको बोला जा सकता है इनकम्प्लीट हीमोलाइसिस। इसके बारे में अगर देखें तो ये है आपका इनकम्प्लीट हीमोलाइसिस। इनकम्प्लीट हीमोलाइसिस या फिर पार्शियल हीमोलाइसिस मतलब यहाँ पे जो सेल है या आरबीसी है उसका कंप्लीट डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, जो मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन है उसके कुछ पार्ट्स बचे रह जाएंगे, तो इनकम्प्लीट हीमोलाइसिस। बीटा में जो होता है, बीटा में कंप्लीट हीमोलाइसिस या कंप्लीट सेल डिस्ट्रक्शन, और गामा जो है वो आता है नो हीमोलाइसिस। अल्फ़ा, बीटा, गामा, इन तीनों में यही अंतर है। अल्फ़ा इनकम्प्लीट हीमोलाइसिस होता है, बीटा कंप्लीट हीमोलाइसिस होता है और गामा में किसी भी प्रकार का हीमोलाइसिस नहीं होता है। आपको अगर एग्जाम्पल लिखना हो अल्फ़ा का तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया आप लिख सकते हो या स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस लिख सकते हो। एग्जाम्पल के रूप में लिखना है तो स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस लिख सकते हो या स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस। ठीक है, और यहाँ पे बीटा हीमोलाइसिस की बात करें, कंप्लीट हीमोलाइसिस, यहाँ पे आप एग्जांपल लिख सकते हो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस का। यहाँ पे एग्जांपल लिख सकते हो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस का, यहाँ पे एग्जांपल लिख सकते हो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस का। ठीक है, और नो हीमोलाइसिस तो वहाँ पे तो हीमोलाइसिस है ही नहीं, तो उसमें क्या एग्जांपल लिखना। तो अब अगर इसके आगे देखते हैं, हीमोलाइसिस के आधार पे 3 भाग में, अल्फ़ा, बीटा और गामा। अल्फ़ा होगा जहाँ पे इनकम्प्लीट हीमोलाइसिस होगा या फिर पार्शियल हीमोलाइसिस होगा, बीटा जो होगा वहाँ पे कंप्लीट हीमोलाइसिस होगा, और जो गामा होगा, गामा में क्या होगा, किसी भी टाइप का हीमोलाइसिस नहीं होगा या फिर किसी भी टाइप का ब्रेकडाउन नहीं होगा आरबीसी का। नेक्स्ट अपन आगे देखते हैं, इसको आप लिख लेना एग्जाम्पल के तौर पर, एस विरिडेंस, एस निमोनिया, एस फॉर स्ट्रेप्टोकोकस और यहाँ पे एस पायोजेंस। ओके, आगे देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, आगे अपन देखते हैं इनका कल्चर कैसे होता है। कल्चर मतलब इनको ग्रो कैसे करवाया जा सकता है, कहाँ पे ग्रो करवाया जा सकता है, फेवरेबल कंडीशंस क्या है इनके लिए ग्रो करने के लिए, तो उसके बारे में अपन देखते हैं कि ये जो है अगार सॉलिड मीडियम पे ग्रो हो जाता है, ग्रोज ऑन अगार सॉलिड मीडियम। अगार सॉलिड मीडियम पे ये ग्रो होता है। उसके बाद देखते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर की अगर बात करें तो रूम टेम्परेचर 37 डिग्री सी पे ये
ग्रो हो जाएगा, नॉर्मली 37 डिग्री सी पे ग्रो हो जाएगा, पर अगर रेंज पूछें तो ये 22 से लेकर 44 डिग्री सेल्सियस के बीच में ये ग्रो कर सकता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर जो 37 डिग्री से, मतलब सबसे अच्छे से ग्रो जो करेगा 37 डिग्री सेल्सियस पे, पर 22 से लेकर 44 के बीच में भी ये ग्रो कर जाएगा। 22 डिग्री सेल्सियस से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच में भी ये ग्रो कर जाएगा। उसके बाद ये न्यूट्रिएंट रिच मीडिया में ज़्यादा ग्रो करता है, मतलब वैसा मीडिया जिसमें न्यूट्रिशन ज़्यादा होता है, जैसे सोया मीडियम होता है या सोया कल्चर होता है। तो सोया अगार का जो मीडिया होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशन रहता है, तो वैसे मीडिया में ये ज़्यादा ग्रो करता है। ठीक है, आप ये भी लिख लेना, बेस्ट ग्रोज इन द कॉम्प्लेक्स मीडियम, या कॉम्प्लेक्स मीडिया में ये ज़्यादा ग्रो करता है। उसके बाद अपन देखते हैं पीएच जो है उसकी रिक्वायरमेंट होती है 7.4, मतलब थोड़ा सा स्लाइटली अल्कलाइन पीएच चाहिए। एसिडिक नीचे स्लाइटली अल्कलाइन, 7 से ऊपर है तो थोड़ा सा अल्कलाइन हो गया। ठीक है, उसके आगे कल्चर के बाद अपन देखते हैं इसकी रेसिस्टेंस। उसके बाद हम देखते हैं रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस मतलब यहाँ पे कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन फैक्टर से या तो ये बच सकता है या फिर उस पर्टिकुलर पॉइंट, उस पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड को अगर ये पार कर जाए तो इसकी डेथ हो जाएगी, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो उसके बाद अपन देखते हैं कि डिस्ट्रॉयड एट 55 डिग्री सेल्सियस, 55 डिग्री सेल्सियस से अगर ऊपर चला जाए, या मैक्सिमम स्ट्रेन जो है 55 डिग्री सेल्सियस के पास जाते आते या उसके ऊपर जाते ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। कुछ पर्टिकुलर स्ट्रेन है जैसे एस फेकालिस है, ये जो है 60 डिग्री सेल्सियस तक मतलब ज़िंदा रह सकता है। 60 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाओगे तो फिर इसकी डेथ हो जाएगी। ओके, गेट्स डिस्ट्रॉय एट 60 डिग्री सेल्सियस, या फिर 60 डिग्री सेल्सियस पे डिस्ट्रॉय होगा या फिर इनएक्टिवेट होगा 60 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, और 60 डिग्री सेल्सियस पे भी आपको रखना कितना होगा, 30 मिनट्स। यहाँ पे नॉर्मल जो है 55 डिग्री सेल्सियस 15 से 20 मिनट अगर आप रखोगे किसी भी बैक्टीरिया को, स्टेप्टोकोकस स्पीशीज़ के, तो वो जनरली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। 55 डिग्री सेल्सियस पे 15 से 20 मिनट आप रखोगे वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। पर स्टेप्टोकोकस फेकालिस है जो कि 60 डिग्री सेल्सियस पे आपको 30 मिनट तक कम से कम रखना होगा, तब जाके इनका डिस्ट्रक्शन होगा। उसके बाद अपन देखते हैं टॉक्सिन्स कौन से प्रोड्यूस करते हैं। टॉक्सिन्स कौन से प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, टॉक्सिन्स के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। टॉक्सिन्स के बारे में अगर देखें टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड, टॉक्सिन के बारे में देखें तो कई सारे टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। नॉर्मली एक्सोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं। एक्सोटॉक्सिन्स लाइक कौन से एक्सोटॉक्सिन्स ये प्रोड्यूस करते हैं? सबसे पहले आप लिख लो एरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन्स, एरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन्स कैसे हुए? वो टॉक्सिन्स, इनको पायरोजेनिक टॉक्सिन्स भी बोला जाता है। ये इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं स्किन में, या स्किन रैश कॉज करते हैं। ठीक है, इट इंड्यूस इन्फ्लामेशन एंड स्किन रैश। ये जो टॉक्सिन्स हैं इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं या फिर स्किन रैश कॉज करते हैं। उसके बाद होता है साइटोलाइटिक टॉक्सिन्स। साइटोलाइटिक टॉक्सिन्स यहाँ पे अगर जगह तो मैं लिख देता हूँ, साइटोलाइटिक टॉक्सिन्स। साइटोलाइटिक टॉक्सिन्स की बात करें तो ये जो टॉक्सिन्स हैं ये सेल मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय करते हैं या फिर सेल मेम्ब्रेन पे इफेक्ट डालते हैं। और सेल मेम्ब्रेन का इफेक्ट डालने के बाद ये जो है, आप यहाँ सीधे लिख दो मेम्ब्रेन, आप मेम्ब्रेन डैमेजिंग टॉक्सिन लिख सकते हो, डैमेजिंग टॉक्सिन। ये जो है सेल मेम्ब्रेन पे इफेक्ट डालते हैं, जो सेल मेम्ब्रेन होगी उस पे इफेक्ट डालते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करते हैं या फिर उसको डैमेज करते हैं। ठीक है, तो एरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन्स हो गया, साइटोलाइटिक टॉक्सिन्स हो गया, दो टाइप के टॉक्सिन्स हो गए। और भी बहुत सारे टॉक्सिन्स हैं, लाइक और भी अगर टॉक्सिन्स के नाम अगर लिखना चाहे तो हीमोलाइसिन्स होते हैं,
हीमोलाइसिन आप लिख सकते हो, हीमोलाइसिन के अलावा लिख सकते हो ल्यूकोसाइडिन, हीमोलाइसिन हो गया, ल्यूकोसाइडिन हो गया, फाइब्रिनोलाइसिन हो गया, एरिथ्रोजेनिन हो गया। फाइब्रिनोलाइसिन, ऐसे ही बहुत सारे टॉक्सिन्स हैं जो कि प्रोड्यूस किए जाते हैं स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रेन से, स्ट्रेप्टोकोकस स्पीशीज़ के द्वारा। उसके आगे अपन चलते हैं पैथोजेनिसिटी पे। ये तो टॉक्सिन्स हो गए। एक्सोटॉक्सिन्स, और बेसिकली एक्सोटॉक्सिन्स का मतलब क्या होता है, वैसे टॉक्सिन जो कि बैक्टीरियल सेल के अंदर से प्रोड्यूस होकर बाहर निकलते हैं, जो बाहर की तरफ छोड़ता है जो बैक्टीरिया, एक्सोटॉक्सिन्स। तो एक्सोटॉक्सिन्स में एरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन्स और साइटोलाइटिक टॉक्सिन्स के बारे में पढ़ा। उसके अलावा भी कई टॉक्सिन्स हैं जो कि ये प्रोड्यूस करते हैं और सबके हार्मफुल इफेक्ट होते हैं कुछ ना कुछ बॉडी पे, ठीक है। उसके आगे अपन देखते हैं नेक्स्ट आता है इनका पैथोजेनिसिटी। ये मैं पूरा मिटा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हमें पढ़ना है अब पैथोजेनिसिटी। कैसे डिजीज़ फैलाते हैं, किस प्रकार के डिजीज़ ये फैलाते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे अब ये विरुलेंस टाइप के, मतलब कि डिजीज़ कॉजिंग पैथोजेंस है या डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरियाज है, ये विरुलेंस टाइप के हैं, कई प्रकार के इन्फेक्शंस फैला सकते हैं। उसके बाद अपन देखते हैं ये जो है दे रिसाइड इन विंड पाइप। कहाँ रहते हैं ये? विंड पाइप और इंटेस्टाइन में पाए जाएंगे। इंटेस्टाइन एज कॉमेंसल्स। अब ये जो टर्म आया कॉमेंसल, ये जो बैक्टीरिया है ये विंड पाइप और इंटेस्टाइन में पाया जाएगा कॉमेंसल के रूप में। कॉमेंसल मतलब कि आपके शरीर के अंदर जो भोजन आएगा उसी भोजन से ये न्यूट्रिशन गेन करेगा। कॉमेंसल उन्हीं को बोला जाता है, वैसे ऑर्गेनिज्म को जो कि एक तरह से किसी पे निर्भर रहते हैं, पर उनके निर्भर रहने से सामने वाले को कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सामने वाले को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में अपन पढ़ते हैं ना कि दोनों एक दूसरे से कुछ ना कुछ गेन करते हैं, पर यहाँ कॉमेंसल रिलेशनशिप है, मतलब ये जो है सिर्फ होस्ट से मदद लेगा, होस्ट को कुछ नहीं देगा। तो कॉमेंसल है, होस्ट से ये क्या करता है, जो फूड आता है उस फूड को वहीं से ग्रहण कर लेता है, फूड से मतलब न्यूट्रिशन अपना ले लेता है। तो दे आर रिसाइड इन विंड पाइप एंड इंटेस्टाइन एज कॉमेंसल। कॉमेंसल का मतलब समझ में आ गया, वैसे ऑर्गेनिज्म जो होस्ट का जो न्यूट्रिशन है उसी से अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्व कर लेते हैं। उसके आगे अपन देखते हैं दे कैन कॉज स्किन इन्फेक्शन। कई प्रकार के स्किन इन्फेक्शन कॉज करते हैं, फीवर कॉज कर सकते हैं, और भी कई प्रकार की चीज़ें जो कॉज करते हैं। थ्रोट इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, थ्रोट इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, विंड पाइप में पाए जाते हैं तो थ्रोट इन्फेक्शन भी कॉज कर सकते हैं। उसके अलावा मेनिंजाइटिस कॉज करते हैं। मेनिंजाइटिस मतलब मेनिंजाइटिस हो गया कि आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए जो लेयर होती है, ब्रेन की जो प्रोटेक्टिव लेयर है उसमें इन्फ्लामेशन कॉज करना, वो होता है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस में जो ब्रेन का प्रोटेक्टिव लेयर है उसका फूल जाना, इन्फ्लेम हो जाना, उससे हो क्या, उसको अपन बोलते हैं मेनिंजाइटिस। और इससे क्या होता है, जब जो लेयर है वो क्या कहते हैं स्वेलो हो जाती है, फूल जाती है, उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि हेडेक होने लगता है, आपको फीवर आ सकता है, हेडेक हो सकता है। उसके अलावा आपको नेक स्टिफ हो सकता है। नेक स्टिफ मतलब आपके स्पाइन और ब्रेन दोनों पे क्या कहते हैं इफेक्ट डालता है। तो आपका जो गला है का मूवमेंट है या फेस का मूवमेंट है वो भी आपको करने में बहुत तकलीफ हो सकती है। तो ये होता है मेनिंजाइटिस, ठीक है। क्या करता है मेनिंजाइटिस में, ब्रेन का जो कवरिंग है प्रोटेक्टिव लेयर उसको इन्फ्लेम करता है, उसको इन्फेक्ट करता है। और इसके अलावा निमोनिया भी कॉज कर सकता है, एक्सेट्रा। ओके,
ये तो समझ में आया। उसके बाद अपन देखते हैं अलग अलग स्पीशीज़ है, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस है, जो कि रैशेज, वोमिटिंग, फीवर ये सब कॉज कर सकते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, रैशेज, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस आप लिख लो, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस जो हैं वो रैशेज, फीवर, वोमिटिंग ये सब कॉज कर सकते हैं। उसके आगे अपन देखते हैं और भी कई प्रकार के अलग अलग टाइप के इन्फेक्शंस होते हैं, वो सब भी कॉज होते हैं। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं इनका डायग्नोसिस, कैसे पता लगाया जाए। डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है? कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मैंने देखा है कि डायग्नोस का मतलब लोग समझ लेते हैं ट्रीटमेंट, जबकि ऐसा नहीं है। डायग्नोस का मतलब ट्रीटमेंट नहीं होता। डायग्नोस का मतलब होता है पहचान करना किसी पर्टिकुलर चीज़ की। डायग्नोस अगर बोला, आप कहीं जाओ तो डायग्नोस जो डायग्नोस्टिक सेंटर होगा या डायग्नोस करने के लिए जो सेंटर होगा वो क्या करता है, वो ट्रीटमेंट करते हैं। वो जनरली क्या करते हैं, वो चेकअप्स करते हैं, ट्रीटमेंट्स करते हैं, जो आपको क्या कहते हैं, वो डायग्नोस करने का काम करते हैं बेसिकली, ठीक है, पता लगाने का कि हाँ भाई कोई बीमारी है या नहीं है। तो अब डायग्नोस के बारे में पढ़ते हैं। डायग्नोस के बारे में अगर देखें तो बाय कल्चरिंग ऑन ब्लड अगार, बाय कल्चरिंग ऑन ब्लड अगार मीडियम और थ्रोट कल्चर कैन ऑल्सो बी डन। थ्रोट कल्चर भी किया जा सकता है और ब्लड अगार मीडियम पे भी इसको ग्रो। थ्रोट कल्चर क्या होता है? थ्रोट कल्चर मतलब थ्रोट से आपके मुंह के अंदर से सलाइवा थोड़ा सा लेके उसकी टेस्टिंग की जा सकती है, उसमें से ग्रो करवाया जा सकता है इस बैक्टीरिया को, तो थ्रोट कल्चर उसको बोलते हैं, ठीक है। और अगर इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में हम देखते हैं कई सारे एंटीबायोटिक्स, जैसे पेनिसिलिन हो गया। पेनिसिलिन के बाद और भी एंटीबायोटिक्स जैसे एमोक्सिलिन हो गया, एमोक्सिलिन के बाद इरिथ्रोमाइसिन और सिफेलोस्पोरिन्स, और इरिथ्रोमाइसिन, ये हैं इनके ट्रीटमेंट्स। ये सारे एंटीबायोटिक्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से हुए किसी भी टाइप के डिजीज़ या इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। ये चार और भी कुछ एंटीबायोटिक्स है वो यूज़ किए जाते हैं। तो बेसिक आपका ओवरव्यू यही था। बैक्टीरिया ऑफ मेडिकल इंपॉर्टेंस में हम जो बैक्टीरियाज़ के बारे में पढ़ते आए हैं, उसी चेन में एक और बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस, इसके बारे में हमने देख लिया क्या कौन से टाइप के डिजीज़ कॉज करता है, कैसे इसको डायग्नोस कर सकते हैं, कैसे इसको ट्रीट कर सकते हैं और किस टाइप का ये बैक्टीरिया होता है, इसका जनरल इंट्रोडक्शन हमने देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और बैक्टीरिया के बारे में जानेंगे। सो आज का वीडियो हम यहाँ ओवर करते हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।